नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट भाग, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक सेंसरी ऑर्गन की जो कि छूट गया था। दैट इज हमने आईज, ईयर्स, नोज, टंग चारों कर लिए थे, लेकिन एक सेंस ऑर्गन जो हमारा बचा था वो है स्किन। उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम हमारे शरीर में, एक इंसानी शरीर में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होने वाले या पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही में हम कुछ न्यूरल डिजीजेस की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, स्किन के साथ हम चालू कर रहे हैं। तो जो स्किन है उसमें बहुत सारे क्या है, रिसेप्टर्स है। तो इसलिए हमने इनको स्किन को क्या बोला है, स्किन को क्या बोला है हमने, एक सेंस ऑर्गन बोला है। क्या बोला है, सेंस ऑर्गन बोला है, राइट। अब जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, खाल है, इसमें हमारे को दर्द भी महसूस होता है, प्रेशर भी महसूस होता है, ठंडा गर्म भी महसूस होता है और भी काफ़ी सारे सेंसेस होते हैं वो भी महसूस होता है, जिनमें से एक है स्पर्श, टच। उन्हीं सबको सेंस करने के लिए, उन सबको महसूस करने के लिए, क्या करने के लिए, महसूस करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए। क्या चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए। जैसे कि ईयर में हमने क्या देखे, ईयर में हमारे पास क्या थे, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई था, जो क्या था, हमारा ऑडिटरी ऑर्गन था। साथ में हमारे पास क्या था, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस था। क्या था, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस था, जो कि क्या था, हमारा बैलेंस मेंटेन करता था, शरीर का संतुलन मेंटेन करता था। ये हो गई ईयर की बात। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई में भी क्या है, कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जैसे कि क्या है, रॉड्स हैं, कॉन्स हैं। ये क्या है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। जो रॉड्स हैं उनमें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, जैसे कि रोडोप्सिन। कॉन्स में 3 अलग तरीके के फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, जो कि लाइट के लिए क्या है, सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव है। लाइट के लिए क्या है, सेंसिटिव है, लाइट को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारी ईयर और आई की। उसके बाद हमने क्या देखे थे, नोज देखा था, हमने टंग देखा था। टंग में क्या थे हमारे पास में, टंग में हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स थे। क्या थे, टेस्ट रिसेप्टर्स, या फिर हमने उनको क्या बोला था, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या बोला था, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोला था। नोज में हमारे पास एपिथेलियम में क्या थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ऐसे ही क्या है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जो किसी भी स्टिमुलस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अलग अलग सेंस ऑर्गन के लिए अलग अलग स्टिमुलस है, अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिसेप्टर है। ऐसे ही स्किन में क्या है, स्किन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, आर ओनली फ्री नर्व एंडिंग्स। कुछ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, खाली फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, जो कि हमारी एपिडर्मिस, ऊपर की चमड़ी में पाई जाती हैं। जो दूसरे स्किन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स होती हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के नीचे, डर्मिस में, जिनको क्या बोला जाता है, कॉर्प्यूसेल्स बोला जाता है या फिर बल्ब्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो स्किन रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री नर्व एंडिंग्स के बारे में। किसके बारे में, फ्री नर्व एंडिंग्स के बारे में। वो कहाँ होती है, सेल्स के बीच में पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के। एंड मोस्ट ऑफ द नर्व एंडिंग्स आर सेंसिटिव टू पेन। ज़्यादातर जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं वो क्या महसूस करती हैं, क्या महसूस करने में सक्षम होती हैं, पेन को महसूस करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, जो हमारे आगे के रिसेप्टर्स हैं वो है हमारे पास रूट हेयर प्लेक्सस। तो रूट हेयर प्लेक्सस कहाँ है, जो हमारा हेयर है, जो हमारा स्किन का हेयर है उसके साथ में एसोसिएटेड होता है और वो टच के लिए रिस्पॉन्सिव होता है। टच इसका क्या है, स्टिम्युलस है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बोलेंगे। इसके बाद है हमारे मिजनस कॉर्प्यूसेल्स। ये मिजनस कॉर्प्यूसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस। जैसे ये एपिडर्मिस है आपकी ऊपर की, सबसे पहले ऊपर की स्किन जो होती है, लेयर जो होती है स्किन की, वो क्या है, एपिडर्मिस है।
उसके नीचे क्या है, डर्मिस है, उसके नीचे क्या है, डर्मिस है। अब इस डर्मिस में एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैपिलरी लेयर। क्या बोलते हैं, पैपिलरी लेयर। और इसी लेयर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मिजनर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, मिजनर्स कॉर्प्यूसेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मिजनर्स कॉर्प्यूसेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए, स्पर्श के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मर्कल्स डिस्क, ये एक और तरीके का रिसेप्टर है, ये एक और तरीके का रिसेप्टर है जो आपको कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस में मिलेगा। और ये भी टच के लिए ही क्या होगा, सेंसिटिव होगा। पैसिनिनियन कॉर्पोसेल्स हैं जो क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है। एंड ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर, दबाव को महसूस करते हैं। जब भी आपकी चमड़ी पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उसको कौन मेजर करेगा, पैसिनिनियन कॉर्प्यूसेल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़े, हमने फ्री नर्व एंडिंग्स पढ़ी। फ्री नर्व एंडिंग्स क्या बताती है, पेन बताती है। रूट हेयर प्लेक्सस, मिजनस कॉर्प्यूसेल्स एंड मर्कल्स डिस्क हमें क्या बताती है, टच बताती हैं। जो पैसिनिनियन कॉर्प्यूसेल्स है वो हमारे को प्रेशर बताएंगे। और ये जो रिसेप्टर्स ये कहाँ होते हैं, डीप डर्मिस में होते हैं। कहाँ होते हैं, डीप डर्मिस में होते हैं। और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, वाइब्रेशन को महसूस करवाते हैं। ये किसको महसूस करवाते हैं, कंपन को, वाइब्रेशन को महसूस करवाते हैं। रफिनीज कॉर्प्यूसेल्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हीट को रिस्पॉन्ड करते हैं। किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हीट को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्रॉस कॉर्प्यूसेल्स आर एक्साइटेड बाय कोल्ड। रफिनीज को आप कैसे याद रखोगे कि रफ और टफ है। रफ और टफ कब होते हो, आप हीट में होते हो, लेकिन आप कोल्ड में क्या हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो। क से क्रॉस, क्रॉस कॉर्प्यूसेल्स एंड क से कोल्ड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो द क्रॉस कॉर्प्यूसेल्स आर फार मोर न्यूमरस देन दी रफिनीज कॉर्प्यूसेल्स। इसलिए आप एक बार के लिए गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन आप ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते, क्योंकि जो क्रॉस है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। क्या होता है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें गर्मी से। लार्ज नंबर ऑफ दीज रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द फेस एंड हैंड्स। कहाँ होते हैं, हमारे हाथों में होते हैं और हमारे चेहरे पे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्किन का डायग्राम है। ये है, देखिए हमारी नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स दिख रही हैं आपको, क्या दिख रही हैं आपको, नर्व एंडिंग्स दिख रही हैं। वो कहाँ है नर्व एंडिंग्स, हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस लेयर है उसमें है हमारी फ्री नर्व एंडिंग्स। और ये फ्री नर्व एंडिंग्स क्या क्या बताती है, पेन, हीट और कोल्ड बताती है। मर्कल्स डिस्क क्या बताता है, मर्कल डिस्क और रूट हेयर प्लेक्सस क्या बताता है हमारे को, ये हमारे को टच बताते हैं। क्या बताते हैं, टच बताते हैं। ये देखिए ये एपिडर्मिस है, राइट। और उसके बाद क्या है, मिजनस कॉर्प्यूसेल्स भी हमारे को टच बताते हैं। पैसिनिनियन, पी फॉर पैसिनिनियन, पी से प्रेशर। रफिनी हमारे को क्या बताते हैं, रफ एंड टफ होता है तो हमारे को क्या बताता है, हीट बताता है, राइट। साथ ही में हमारे पास जो क्रॉस है, क से क्रॉस और क से कोल्ड बताता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब ये देखिए रफिनी एंडिंग्स का शेप ऐसे है, मर्कल्स डिस्क, पैसिनिनियन कॉर्प्यूसेल, मिजनस कॉर्प्यूसेल, फ्री नर्व एंडिंग्स, क्रॉस एंड बल्ब्स एंड रूट हेयर प्लेक्सस। तो ये सब क्या है, हमारे स्किन के रिसेप्टर्स हैं। तो ये बात हो गई हमारे स्किन की एज अ सेंस ऑर्गन। उसके बाद हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की, जो हमारे सारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स हैं। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं, पहले तो या तो आप बात कर सकते हो कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। आपके एक्सटीरियर बॉडी में लोकेटेड है, जैसे कि स्किन में लोकेटेड है, या फिर आप बोलेंगे कि आपके वो विसरल ऑर्गन्स में लोकेटेड है, कि आपके विसरल ऑर्गन में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी हलचल हो रही है, उसको वो सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या फिर आपके ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो मसल्स के बीच में, टेंडन्स के बीच में, लिगामेंट्स के बोन्स के बीच में, इनके बीच में इंटरैक्शन को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिसेप्टर अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो लोकेशन के हिसाब से हमारे पास में 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला रिसेप्टर हमारे पास में क्या है, एक्सटीरियर बॉडी में प्रेजेंट होने वाला एक्सटीरो रिसेप्टर। क्या है हमारे पास में, एक्सटीरो रिसेप्टर है। दूसरा क्या है हमारे पास में, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, विसरो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे,
विसरो रिसेप्टर, और जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, टेंडन्स के बीच में, मसल्स के बीच में, मांसपेशियों के बीच में, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटेरो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, इंटेरो रिसेप्टर। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर। क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर बोलते हैं। तो ये लोकेशन के हिसाब से हमारे पास 3 तरीके के क्या है, रिसेप्टर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ वो स्थित हैं। सो रिसेप्टर क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि क्या करता है, स्टिम्युलस को रिसीव करता है और क्या भेजता है, एक स्टिम्युलस भेजता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और पास करता है किसको, नर्वस सिस्टम को भेजता है, राइट। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये इनका क्या काम है, ये किससे कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड होंगे बाय द मीन्स ऑफ सेंसरी नर्व्स। किससे कनेक्टेड होंगे, बाय द मीन्स ऑफ सेंसरी नर्व्स। और किससे कनेक्टेड होंगे, हमारे नर्वस सिस्टम से। किससे कनेक्टेड होंगे, ये हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। क्या बोलते हो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं या सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो भी स्टिम्युलस को रिसीव करते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं, एक नर्व एंडिंग से जुड़े हुए होते हैं, थ्रू दी सेंसरी नर्व्स टू दी नर्वस सिस्टम, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, जो एनिमल है, दे मे मेक नेसेसरी अडेप्टेशन थ्रू मोटर नर्व फाइबर्स। अब क्या होगा, रिसेप्टर से स्टिम्युलाई तो आ गया, रिसेप्टर से यहाँ पर स्टिमुलाई आया कि भाई क्या है, गरम को छू लिया है, स्किन रिसेप्टर आ गया, क्या है, गरम को छू लिया है। मान लो क्या हुआ, आपका वो जो आपका क्या था, रफिनी वाला था, रफिनी रिसेप्टर था, आपने किसी गरम चीज़ को छुआ, ठीक है, टच किया हॉट चीज़ को, तो रफिनी रिसेप्टर ने क्या सिग्नल भेजा कि ये गरम चीज़ है। तो मोटर नर्व से आपके पास जो आपका CNS है, PNS है, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास इम्पल्स आएगा मोटर नर्व से कि क्या करो, हाथ हटा लो। तो ये जो नर्व आ रही है जिससे कि CNS PNS से आ रहा है आपके पास में इंस्ट्रक्शन, वो क्या है, मोटर नर्व्स है। क्या है, मोटर नर्व्स है। आगे बढ़ते हैं। सो जो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो नर्वस सिस्टम है वो बिना रिसेप्टर के काम नहीं कर सकता, और जो रिसेप्टर है वो बिना नर्वस सिस्टम के काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम क्या करें, मान लीजिए ये एक नर्वस सिस्टम है, हमने क्या लगा दिया, हमने ब्रेन भी लगा दिया, स्पाइनल कॉर्ड भी लगा दी, राइट, और हमने एक शरीर में क्या रख दिए, रिसेप्टर्स भी रख दिए, सेंस ऑर्गन्स भी बना दिए, लेकिन इनके बीच में क्या नहीं रखा हमने, इनके बीच में किसी भी प्रकार के नर्व्स नहीं रखे, इनके बीच में हमने किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रखा, कोई भी प्रकार का हमने कनेक्शन नहीं रखा है। तो आप क्या बोलते हो, क्या नर्वस सिस्टम बिना रिसेप्टर्स के काम कर सकता है, या क्या रिसेप्टर्स नर्वस सिस्टम के बिना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाएगी नर्वस सिस्टम तक, तब तक नर्वस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इतनी बात समझ आ गई। और जब तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो नर्वस सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करेगा, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। आपके पास रिसेप्टर नहीं है गर्म चीज़ को छूने के लिए बताने वाले, आपने तो गर्म चीज़ को छू दिया, अब वहाँ पे आपकी स्किन जलती जा रही है कि नहीं है। तो क्या होगा, बिना रिसेप्टर्स के नर्वस सिस्टम भी काम नहीं कर सकता। और रिसेप्टर्स, मान लो नर्वस सिस्टम हमने हटा दिया और रिसेप्टर रख दिया, अब रिसेप्टर ने भेज दिया स्टिम्युलस, पर कोई प्रोसेसिंग करने वाला ही नहीं है, कोई प्रोसेसिंग करने वाला ही नहीं है, कोई क्या अडेप्टेशन भेजने वाला ही नहीं है, तो क्या रिसेप्टर्स के होने का फ़ायदा होगा, क्या रिसेप्टर्स के होने का फ़ायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो दे बोथ कैन नॉट वर्क विदाउट ईच अदर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो हम शुरू में पढ़ते आए हैं, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोकेशन के हिसाब से हमने उनको 3 में डिवाइड कर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सटीरियर रिसेप्टर्स जो कि कहाँ होते हैं, नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी, एक्सटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। इसको आप ऐसे याद रखोगे, एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, बाहरी बॉडी में। बाहरी बॉडी में क्या है, सरफेस ऑफ द बॉडी, और डिटेक्ट क्या करते हैं, सराउंडिंग्स में चेंजेस। तो रिसेप्टर्स क्या है, टच के लिए है, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, लाइट के लिए, साउंड के लिए एक्सटीरियर रिसेप्टर्स है।
जो नर्व एंडिंग्स होती हैं स्किन में वो क्या डिटेक्ट करती है, जो फ्री नर्व्स एंडिंग्स होती है वो क्या डिटेक्ट करती है, पेन डिटेक्ट करती हैं। वो सब क्या है, एक्सटीरो रिसेप्टर्स हैं। क्या है, एक्सटीरो रिसेप्टर्स हैं। और क्या है, विसरो रिसेप्टर्स है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे विद इन दी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अदर दैन दी मसल, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। ये जो विसरो रिसेप्टर्स है ये आपके मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। वहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, इंटेरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अभी ये जो विसरो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं आपके विसरल ऑर्गन्स में। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, पेन डिटेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स कितनी खींच रही हैं वो डिटेक्ट करती हैं, मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या डिटेक्ट करते हैं, मूवमेंट भी डिटेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ऐसे ही जो भी आपके विसरल ऑर्गन्स में कार्य हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, उसको कौन डिटेक्ट करता है, विसरो रिसेप्टर्स। तीसरे, अच्छा इसके बाद क्या है, जो पेन रिसेप्टर्स हैं जो हमारे को हर टिश्यू में पाए जाते हैं वो भी क्या है, विसरो रिसेप्टर्स हैं। क्योंकि क्या हो गए, अंदर चले गए ये बॉडी के अंदर चले गए। जो सरफेस पे थे वो क्या थे, वो एक्सटीरो रिसेप्टर्स है, लेकिन जो बॉडी के अंदर वाले पेन रिसेप्टर्स हैं वो भी किस में आते हैं, विसरो रिसेप्टर्स में आते हैं। वी आर यूजुअली कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एक्सटीरो रिसेप्टर्स बट many of the impulse from proprio and visceroreceptors are related to the cerebellum। कहाँ जाते हैं, सेरिबेलम के पास जाते हैं, ब्रेन स्टेम के पास जाते हैं, CNS के पार्ट्स के पास जाते हैं एंड बिसाइड्स दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। अब है हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या है, या इंटीरोसेप्टर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में प्रेजेंट होंगे, स्केलेटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, मस्कुलोस्केलेटल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं जो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होंगे, टेंडन्स में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, जो बोन को और मसल्स को कवर करता है। ये क्या करते हैं, जो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है इनको डिटेक्ट करते हैं। जब आप बहुत देर तक ऐसे बैठे रहते हो तो आपके यहाँ पर क्या होगा, इस मसल में पेन होना चालू हो जाएगा। या फिर आप कभी गिरते हो, आपको चोट लगती है तो आप कहते हो मेरा लिगामेंट फट गया, लिगामेंट फटने से दर्द हो रहा है। तो जो लिगामेंट फटने से या टेंडन ब्रेक होने से आपको पेन हो रहा है, मसल में आपको पेन हो रहा है, स्केलेटल मसल में आपको पेन हो रहा है, तो वो कौन बताएगा, वो आपको बताएंगे प्रोप्रियोसेप्टर्स या फिर इंटेरो रिसेप्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टिम्युलाई, जैसे कि हमारी जो आंखें हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट के लिए, रोशनी के लिए संवेदनशील है। कान हमारी आवाज़ के लिए संवेदनशील है। जो हमारी नोज़ है वो गंध के लिए, नाक क्या है, गंध के लिए संवेदनशील है। वैसे ही जो हमारे क्या हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो कि टच के लिए, फिजिकल स्टिम्युलेशन के लिए होते हैं संवेदनशील, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। एक हो गए मैकेनो रिसेप्टर्स, इसमें स्पर्श के साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैकेनो रिसेप्टर्स में टच भी आ जाएगा, प्रेशर भी आ जाएगा, हीट भी आ जाएगा, कोल्ड भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएंगे हमारे थर्मो रिसेप्टर्स। क्या है, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स आ जाएंगे, जिनमें अपने क्या आएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। और क्या है हमारे पास में, और है हमारे पास में कीमो रिसेप्टर्स, जो कि किसके लिए, केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। किसके लिए सेंसिटिव है, केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। और चौथे कौन से हैं, जो साउंड के लिए सेंसिटिव हैं, जिनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर्स। इन सब के नाम इतने आसान हैं कि आप नाम पढ़ के बता सकते हो कि कौन सा रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होगा। अगर आप बात करो मैकेनो रिसेप्टर की, तो इसमें होगा आपका स्पर्श, आपका प्रेशर, राइट। बैरो रिसेप्टर्स भी आपके इसी में आएंगे, मतलब जो प्रेशर फील करते हैं आपके हार्ट के अंदर, कहाँ पर, आपकी एट्रियम की वॉल्स में। थर्मो रिसेप्टर में आपके क्या आ जाएंगे, दोनों रफिनी वाले आ जाएंगे, रफिनी रिसेप्टर्स आ जाएंगे। साथ में आपके क्या आएंगे, क्रॉस कॉर्प्यूसेल्स आ जाएंगे, जो हॉट एंड कोल्ड रिसीव करते हैं, राइट। कीमो रिसेप्टर्स में क्या आएंगे, कीमो रिसेप्टर्स में वो रिसेप्टर्स आएंगे जो केमिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं, केमिकल्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। फोनो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो कि जैसे कि आपके हेयर सेल्स हैं,
जो आपके क्या थे, हेयर सेल्स थे, जो कि किसके लिए, आवाज़ के लिए संवेदनशील थे, वो कहाँ आएंगे, फोनो रिसेप्टर्स में। बात करें अगर हम मैकेनो रिसेप्टर्स की, ये किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, मैकेनिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। एक उनमें से क्या है, टैंगो रिसेप्टर्स। अब मैकेनो रिसेप्टर्स के भी हम टाइप पढ़ेंगे। सो टैंगो रिसेप्टर्स क्या हैं, जो कि आपका स्पर्श, प्रेशर झेलते हैं। अब अगर हम स्किन की बात करें तो टच कौन कौन झेलता है हमारा, या कौन कौन बताता है कि टच हो रहा है, मर्कल्स डिस्क बताती है, मिजनस कॉर्पिसल्स बताते हैं, एंड रूट हेयर प्लेक्सस बताते हैं। पैसिनियन कॉर्पिसल क्या बताता है हमारे को, पैसिनियन कॉर्पिसल पी फॉर पैसिनियन एंड पी फॉर प्रेशर बताता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर बताता है। बैरो रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे, बैरो मतलब बैरोमीटर, बैरो से क्या आया, बैरोमीटर आया, या बैरोमीटर से बैरो लिया गया। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज आता है, टू डिटरमाइन या टू एस्टिमेट प्रेशर। तो बैरो रिसेप्टर क्या होंगे, जो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, कहाँ पर होती हैं, एट्रियम की वॉल में हार्ट की, वेना कावा में, एओर्टिक आर्क में, कैरोटिड साइनसेस में, कि वहाँ पे कितना प्रेशर है। सेंसिटिव टू स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रेशर फ्रॉम विद इन। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे एल्गेसी रिसेप्टर्स। एल्गेसी रिसेप्टर्स किसके लिए है, पेन के लिए, जिसके लिए फ्री नर्व एंडिंग्स मिलती हैं हमारे को, कहाँ पर मिलती हैं, स्किन में मिलती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। स्टैटो रिसेप्टर्स है, स्टैटो कहाँ पढ़ा था हमने, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था स्टैटोसिस्ट। क्या पढ़ा था हमने, स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटो किसके लिए यूज होता है, आपके बैलेंस के लिए। आप बैलेंस किसके रेफरेंस में बनाओगे, आपकी ग्रेविटी से, किससे, आपके गुरुत्व आकर्षण से आप बैलेंस बनाओगे। तो जो स्टैटो रिसेप्टर्स है वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, एंड ग्रेविटी को, जिसमें क्या है, हेयर सेल्स जो है आपके क्रिस्टा में, मैक्यूला में, ये क्रिस्टा और मैक्यूला कहाँ आएगा, आपके वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में आएंगे। कहाँ आएंगे, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में आएंगे, जो कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बना के जाते हैं, इक्विलिब्रियम बना के जाते हैं इनर ईयर में। फोनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि साउंड के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। क्या होते हैं, साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्ड एयरबॉर्न साउंड वेव्स, जैसे कि क्या है, हेयर सेल्स है इन ऑर्गन ऑफ कोटाई ऑफ इंटरनल एयर। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या था, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमारे साउंड के लिए, और कहाँ प्रेजेंट था, हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट था, और इन्हीं हेयर सेल्स के ऊपर क्या थी, यहाँ से आती हुई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी, और इनमें क्या लगे हुए थे, हेयर सेल्स लगे हुए थे, राइट। और यहाँ से नीचे से क्या जा रही थी, नर्व एंडिंग्स जा रही थी, राइट। ठीक है, अब हम बारी आ रही है थर्मो रिसेप्टर्स की। किसकी बारी आ रही है, थर्मो रिसेप्टर्स की आ रही है। देखिए हमने कौन कौन सा कर लिया, मैकेनो रिसेप्टर्स कर लिए, अब हम आ गए थर्मो रिसेप्टर्स पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फोनो रिसेप्टर्स लिख दिया है, आप इसको कर लीजिए फोटो रिसेप्टर्स, क्योंकि फोनो रिसेप्टर्स तो क्या है, मैकेनो रिसेप्टर का टाइप है। यहाँ पर इसको कर लीजिए फोटो रिसेप्टर, और ये किसके लिए सेंसिटिव होंगे, लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे। किसके लिए सेंसिटिव होंगे, लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे। मैकेनो रिसेप्टर्स हम कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स के ऊपर। कैलो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कैलो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट के लिए रिसेप्टिव होते हैं। किसके लिए, कैलोरी है तो क्या है, कैलो रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू हीट। कौन से हुए, रफ एंड टफ वाले, रफिनीज कॉर्प्यूसल एंड फ्रिजिडो। फ्रिज से याद रखना, ठंडा ठंडा होता है फ्रिज में, तो फ्रिजिडो रिसेप्टर से आप याद रख सकते हो। फ्रिज है, ठंडा है, तो कौन सा आएगा हमारा क्रॉस कॉर्प्यूसल, जो कि किसको रिस्पॉन्सिव है, कोल्ड को रिस्पॉन्सिव होता है। कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल्स को। केमिकल्स कहाँ कहाँ आते हैं, हमारे गस्टेटो रिसेप्टर्स, मुंह में हमारे केमिकल्स आते हैं। तो गस्टेटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्ड टू टेस्ट, जैसे कि टेस्ट बड्स। और दूसरे केमिकल्स को हम क्या करते हैं, खुशबू लेते हैं, स्मेल करते हैं, जिसमें क्या आएगी हमारी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलेंगे आपको। फोटो रिसेप्टर्स आपको रॉड्स एंड कॉन्स कहाँ मिलेंगे, आपको रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आईज एंड ओमाटीडिया ऑफ कंपाउंड आइज इन द आर्थ्रोपोड, राइट। जिससे कि क्या बनता है, हमारा आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, मोज़ैक विजन होता है, याद आया। फिर है हमारे पांचवें नोसी रिसेप्टर्स। नोसी क्या है, नोसी रिसेप्टर्स, इस पे हमारे पास नीट में क्वेश्चन भी आया था। क्या क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था नोसी रिसेप्टर्स पे, राइट। नोसी का क्या मतलब होता है कि इतना ज़्यादा पेन होना
या इतना ज़्यादा डैमेजिंग स्टिम्युलस होना, क्या होना, डैमेजिंग स्टिम्युलस होना कि उससे क्या महसूस हो आपको, हार्म महसूस हो, तकलीफ महसूस हो, एक्सट्रीम पेन महसूस होगा। सो द रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिम्युलस क्या है, डैमेजिंग स्टिम्युलस है जो किस में रिजल्ट करता है, पेन में रिजल्ट करता है। साथ ही में क्या है, अगर किसी भी रिसेप्टर को आप ज़्यादा स्टिम्युलेट करोगे, ज़्यादा उसको स्टिमुलाई दोगे तो एंड रिजल्ट क्या है आपका, पेनफुल होगा। एंड वर्चुअली ऑल रिसेप्टर टाइप्स फंक्शन एज नोसी रिसेप्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, ठीक है, नोसिसेप्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सियरिंग हीट, एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होगा, आपको कोल्ड बाइट्स होने लगेंगे, फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगेंगे, वो क्या होगा, स्किन में कट्स आएंगे और इवेंचुअली क्या होगा, पेन महसूस होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, केमिकल्स रिलीज होते हैं साइड्स पे, इन्फ्लेमेशन होती है, दे आर ऑल इंटरप्रेटेड एज पेनफुल, क्या होते हैं, दर्द वाले होते हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ डिजीजेस, जैसे कि पोलियोमाइलिटिस करेंगे, हम न्यूराइटिस करेंगे, मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पोलियोमाइलिटिस क्या है, पोलियोमाइलिटिस एक क्या है, पोलियो क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स है, जिसकी वजह से हमारे मोटर न्यूरॉन्स की क्या होती है, बॉडी डैमेज हो जाती है, जो सेल बॉडी है वो डैमेज हो जाती है। अब मोटर बॉडी कहाँ पर होती है, जो हमारा एंटीरियर हॉर्न होता है उससे हमारे क्या आते हैं, मोटर सिग्नल्स आते हैं, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा एंटीरियर हॉर्न होता है। अगर आपको याद हो, एक क्या था, पोस्टीरियर हॉर्न था, दूसरा क्या है, ये एंटीरियर हॉर्न था। पोस्टीरियर हॉर्न में तो क्या आते थे, पोस्टीरियर हॉर्न में हमारे पास सारे सेंसेस आते थे, क्या आते थे, सेंसरी नर्व्स आते थे, क्या लेकर आते थे, स्टिम्युलस लेकर आते थे। फिर यहाँ पर क्या होता था, बीच में इंटर न्यूरॉन होते थे और यहाँ पर क्या है, ये मोटर नर्व्स होती थी जो यहाँ से क्या लेकर जाती थी, सिग्नल लेकर जाती थी। अब ये जो मोटर नर्व्स हैं, ये ही यहाँ पर जो न्यूरॉन बॉडीज़ हैं ये ही डैमेज हो जाती हैं। मोटर नर्व की क्या है, जो न्यूरॉन बॉडीज़ है ये डैमेज हो जाती हैं एंड इनकी वजह से क्या होता है, आपका इम्पल्स या फिर इंस्ट्रक्शन कंडक्ट नहीं हो पाता है। ये देखिए कैसा होगा, एलिमेंट्री फेज, ये ज़्यादातर पोलियो कैसे होता है, कुछ गलत खाने से होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, ओरोफेरिंग से जाता है, मतलब मुंह से जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में वायरस कहाँ पहुंच जाता है, या फिर मुंह से ही सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में पहुंच सकता है, मीजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में पहुंच सकता है। वायरमिक फेज में वो कहाँ पहुंचता है, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज में, कहाँ पहुंचता है, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज में पहुंचता है। फिर वो कहाँ जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ जाता है, हमारे यहाँ पर एंटीरियर हॉर्न में चला जाता है, जिस कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ जाके जो आपकी मोटर न्यूरॉन की बॉडीज होती हैं उनको डैमेज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेनिंजाइटिस। तो हमने क्या पढ़े थे, हमने ब्रेन के और स्पाइन के तीन तीन लेयर्स पढ़े थे जिनको हमने क्या बोला था, मेनिंजेस बोला था। अब इसमें हम जब आइटिस लगा देते हैं, आगे क्या लगा देते हैं, आइटिस लगा देते हैं, तो आइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस ज़्यादातर वहाँ लगता है जहाँ पर क्या होने वाली है, सूजन होने वाली है। क्या होने वाली है, सूजन होने वाली है, इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो जब भी हमारी जो तीन मेनिंजेस हैं, कौन सी होती है, ड्यूरा, एरिकनॉइड एंड पिया, राइट, कौन सी, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर होती है। जब इन मेनिंजेस में हमारी स्वेलिंग आ जाए, क्या आ जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, जो कि किसी भी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया से आ सकती है या ऑर्गेनिज्म से आ सकती है, तो क्या होता है, मेनिंजेस में सूजन आने की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ये देखिए, तो ये क्या है, नॉर्मल मेनिंजेस है, ये क्या है, नॉर्मल मेनिंजेस है। लेकिन ये नॉर्मल मेनिंजेस में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, क्या है, इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो इनमें सूजन आ गई है, जिसको हमने क्या बोला है, मेनिंजाइटिस बोला है। न्यूराइटिस क्या होता है, न्यूराइटिस होता है जहाँ पर भी सिम्टम होता है मोर देन ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज। तो जो न्यूराइटिस है वो एक जनरल टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपके पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या आ गया है, कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, ईदर सेंसरी या और मोटर फाइबर्स या फिर दोनों डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब क्या हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, जो आपकी जहाँ माइलिन शीथ होती है,
कहाँ होते हैं आपके न्यूरॉन बॉडीज़ पे, जहाँ जहाँ माइलिन शीथ होती है वो माइलिन शीथ वहाँ से हट जाती है। ये जो माइलिन शीथ है वो यहाँ से हट जाती है और इसकी जगह एक हार्ड मटेरियल डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, राइट। ठीक है, सो क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का, जिसको क्या बोला गया है? बिकॉज जिसको ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह हैं जहां पर क्या होता है, हार्डनिंग हो जाती है टिश्यूज की, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्क्लेरोटिक डिपोजिशन। क्या बोल सकते हैं? स्क्लेरोटिक डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? हार्डनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्डनिंग हो जाती है, राइट। And this hardening has replaced the normal myelin sheath of the neurons. इतनी बात समझ आई? ये देखिए, तो ये क्या है? हेल्दी न्यूरॉन है, श्वान सेल्स ने बना रखा है, लेकिन जो क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जो अफेक्टेड है वो वहाँ पे क्या होगी उनकी, ये देखो यहाँ पर क्या है? डैमेज हो गई है। अब इस डैमेज की जगह आके कौन जमा हो जाएगा? स्क्लेरोटिक डिपोजिशन आके जमा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर माइलिन शीथ ही आपकी खराब हो गई है तो क्या आपका नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जंप कर पाएगा? क्या वो प्रॉपरली कंडक्ट हो पाएगा? क्या वो स्लो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होएगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो आपका एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो रहा है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, वो स्लो हो जाता है, राइट। सियाटिका क्या होता है? आजकल बहुत ही चलन में है ये बीमारी, बड़े बूढ़े लोगों को, कई बार तो बहुत ही यंग लोगों को भी क्या होता है, यहाँ कमर से उठता हुआ दर्द कहाँ जाता है? नीचे जांघ तक जाता है। तो ये क्या है? एक सायाटिक नर्व है। क्या है ये? एक सायाटिक नर्व है, सायाटिक नर्व। अब इस नर्व के ऊपर दबाव पड़ने से, इस नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ने से आपको कैसा पेन होता है? सायाटिक पेन होता है। तो क्या है? इरिटेशन है या फिर न्यूराइटिस है। क्या है? इरिटेशन है, न्यूराइटिस है, किसका? सायाटिक नर्व का। और इनफैक्ट इट इज पेन अलोंग दी सायाटिक नर्व। इसलिए कमर से ये नर्व जाती है और पैरों तक जाती है, इसलिए सायाटिक नर्व में क्या है? दर्द होता है। इसलिए द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सायाटिका इज अ स्लिप्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, राइट। ये क्या हो जाता है? क्यों होता है सायाटिक पेन? क्योंकि क्या होता है, हमारी दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अगर वो डिस्क स्लिप हो जाती है तो इस स्लिप होने से क्या होता है, आपकी सायाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है। डिस्क इन द लंबर एरिया जो कि हर्निएट हो जाती है या प्रोट्रूड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, और ये क्या करती है? प्रेशर देती है। क्या करती है? प्रेशर देती है किसके ऊपर? पुश्ड आउट थ्रू द पेरिफेरल फिब्रिस पार्ट कॉजिंग प्रेशर टू बी प्लेस्ड ऑन दी सायाटिक नर्व। कहाँ पे प्रेशर पड़ता है? सायाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है। दूसरे क्या कॉजेज है सायाटिक पेन के? प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में अगर क्या हो गया है? डिपोजिशन हो गया है। आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या हुआ है? डिपोजिशन हो गया है, तो क्या होगा? आपको पेन हो सकता है। इफ द वेट इन द पोजिशन ऑफ द फीटस क्रिएट्स प्रेशर ऑन द सायाटिक नर्व, तो क्या होगा? जो प्रेगनेंसी है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ से पॉइंटर हटाएंगे, इसको वहाँ जोड़ देंगे। प्रेगनेंसी, अगर जो बच्चे का जो क्या है, बच्चा है आपका अंदर का भ्रूण है, अगर वो आपकी ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में कि वो आपकी सायाटिक नर्व पे दबाव डाल रहा है, तो सायाटिक पेन आपको वहाँ भी प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। अब ये देखिए क्या है, नॉर्मल पोजीशन एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये जो ब्लू नीली रंग की क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये क्या है? वर्टिब्रा है आपके। अब यहाँ पर ये जो डिस्क है ये खिसक गई है, अंदर की तरफ क्या हो गई है? स्लिप हो गई है, राइट। इसकी पोजीशन होनी क्या चाहिए थी? बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन ये अंदर की तरफ खिसक गई है। सो क्या हो गया है? सायाटिक नर्व पे ये पेन कर रही है। क्या कर रही है? सायाटिक नर्व पे ये पेन, प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नर्व कंप्रेस हो रही है हर्निएटेड डिस्क की वजह से, और क्या होगा? एरियाज में पेन होगा। कौन से एरियाज में? आपके लेग में पेन होगा, राइट। ठीक है, सो क्या है अब आगे हमारे पास? न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया क्या है? पेन है विच इज इनोवेटेड बाय अ सेंसरी नर्व ऑफ द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब ये जो न्यूरैल्जिया है, इसका आप है ना पेन का रीज़न नहीं बता सकते हो, और इसको ट्रीट करना भी क्या है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो व्हाट इज दिस? न्यूरैल्जिया इज पेन ऑफ नर्व्स। उसके बाद में ये देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मतलब जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है
उससे रिलेटेड सारी ब्रांचेस में क्या महसूस होगा, आपको पेन महसूस होगा, जैसे कि ऑप्थेल्मिक ब्रांच में, मैक्सिलरी ब्रांच में एंड मैंडिबुलर ब्रांच में। तो अगर आपको याद हो तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, हमारी लार्जेस्ट, व्हाट इज इट, लार्जेस्ट फिफ्थ क्रेनियल नर्व, क्या है, लार्जेस्ट फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। Parkinson's disease. Now what is this Parkinson's disease? This is caused by the destruction of the neurons of the basal ganglia. अगर आपको याद हो तो हमने दो डिजीजेस पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था पार्किंसंस डिजीज, क्या पढ़ा था हमने, पार्किंसंस डिजीज पढ़ा था, जिसका किसके डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा था काम, बेसल गैंग्लिया की वजह से हो रहा था। बेसल गैंग्लिया क्या था, ग्रे मैटर था, राइट, कहाँ था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे था, राइट। सो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है, जबकि जो विल्सन्स डिजीज होता है, जो क्या होता है, विल्सन्स डिजीज होता है, उसमें क्या होता था, लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस होता था। लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस किसका पार्ट था, बेसल गैंग्लिया का ही पार्ट था। तो लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस डैमेज होने से विल्सन्स डिजीज होता है। अब ये क्या है, ये डोपामिनर्जिक डिजीज है। इसमें पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका डोपामीन होता है, और डोपामीन की कमी होने की वजह से क्या होता है, आपको पार्किंसन डिजीज होता है। क्यों होता है डोपामीन कम, क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपके हाथ शेक कर सकते हैं, ट्रेमर्स आ सकते हैं, स्लोइंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट एंड फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात समझ आई, यही सारे सिम्टम्स किस में होते हैं, और विल्सन्स डिजीज में भी होते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, किसकी कमी हुई, डोपामीन की कमी हुई, तो डोपामीन ड्रग दे दो। तो डोपामीन का क्या ड्रग है, एक्सिलॉन है, क्या है ड्रग, एक्सिलॉन है। और ये ड्रग कई बार एल्जाइमर्स के पेशेंट में भी दिया जाता है, उनको मदद भी होती है, क्योंकि जो एल्जाइमर्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या डेवलप हो जाता है, डिमेंशिया डेवलप हो जाता है, मतलब वो मेमोरी लॉस में जाने लगते हैं, राइट, फ्रॉम पार्किंसन डिजीज। सो एक एग्जाम्पल क्या है पार्किंसन डिजीज का, बॉक्सर मोहम्मद अली है। विल्सन डिजीज में आते हैं तो ये क्या है, इसमें सिम्टम्स तो होंगे ही पार्किंसन डिजीज के, साथ ही में विल्सन डिजीज में आपको और क्या देखने को मिलेगा, डीजेनरेशन ऑफ लिवर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डीजेनरेशन ऑफ लिवर भी देखने पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कॉपर डिपोजिशन। सो क्या है डीजेनरेशन, क्या है, चेंजेस इन लिवर, द डीजेनरेशन चेंजेस इन लिवर एंड ब्रेन आर ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कॉपर मेटाबॉलिज्म। क्या है, कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। विल्सन डिजीज क्यों होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस, लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये याद रखेंगे, नीट का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है ये। हेल्दी लिवर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, हेल्दी लिवर हमने पढ़ रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये कॉपर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो रहा है, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है लिवर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विल्सन्स डिजीज हो रहा है। अल्जाइमर्स क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वास्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिपोकैम्पस, अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हिपोकैम्पस हमने पढ़ा था, अगर वहाँ आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, हिपोकैम्पस डैमेज हो रहा है, तो आपको अल्जाइमर्स डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो श्रिंक होने लगता है, जो ब्रेन है वो सिकुड़ने लगता है, लोग मेमोरी इसमें लॉस कर लेते हैं, साथ ही में वो एक स्टेज पे ऐसा आ जाता है जब वो अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपनी परिवार वालों को भी पहचानना बंद कर देते हैं। ऐसा माना गया या ऐसा पाया गया है कि इट इज़ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड एजिंग से भी होता है कई बार। और क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, क्या कम हो जाता है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन। अब दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमारे पास पार्किंसंस और अल्जाइमर्स में, जो पार्किंसंस हैं यहाँ पे, पार्किंसंस में आपको क्या न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा, डोपामीन की कमी मिलेगी। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ डोपामीन। जबकि जो अल्जाइमर्स है वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है, याद रखेंगे आप, जो अल्जाइमर्स है वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से हो रहा है, एसिटाइल कोलिन की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो जिन इंडिविजुअल्स में, जिन लोगों में आपको अल्जाइमर्स मिलता है उनमें क्या होगा, ट्रबल होगा, उनको याद नहीं रहेंगे, कोई भी किस्से कहानियाँ याद नहीं रहेंगे। और बड़े स्टेजेस में, आगे अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो पेशेंट्स फेल टू रिकग्नाइज देयर स्पाउस और चिल्ड्रन। ये क्या है, एक ड्यू टू डिमेंशिया, ये एक प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी में भी चला जाता है, राइट।
ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट क्या है? अगर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एसिटाइल कोलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। कौन तोड़ेगा इसको? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज तोड़ेगा। अब जो तोड़ रहा है, जो दुश्मन है, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो क्या होंगे? एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स होंगे जो इनएक्टिवेट कर दें एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को, राइट। दैट इनएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इम्प्रूव क्या करेंगे? अलर्टनेस। अब क्या होगा? अगर एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाले को हमने ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइल कोलिन बनेगा, ये बनेगा तो क्या होगा? बेटर होगी कंडीशन। सो टैकरीन क्या है? टैकरीन एक पहली एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर थी जिसको किसने अप्रूव किया था? अप्रूव ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, यूएसए ने अप्रूव किया था, लेकिन उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डॉनपेजल कब अप्रूव हुई थी? 1998 में अप्रूव हुई थी, और ये कम जहरीली है, कम साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। कुछ ऐसे भी सबूत दिखे गए हैं या कुछ ऐसे किस्से भी देखे गए हैं जहाँ पे विटामिन ई, ईस्ट्रोजन और आइबोप्रूफेन भी क्या करती है? बेनिफिट करती है इन केस ऑफ एडी पेशेंट, दैट इज एल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट्स में। फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन वाज सफरिंग फॉर अल्जाइमर डिजीज, राइट। पार्किंसंस के लिए हम कौन एग्जाम्पल लेते हैं? मोहम्मद अली। अब ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा अल्जाइमर्स डिजीज वाले का ब्रेन है। ये नॉर्मल ब्रेन है ऊपर वाला, ये आपका हिपोकैम्पस है, ये हेल्दी न्यूरॉन्स है। अगर यही आप देखेंगे अल्जाइमर्स ब्रेन में तो यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रिंकेज ऑफ हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या है? जो यहाँ पर इतना बड़ा है, ये श्रिंक हो गया है। देखिए यहाँ पे एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल हो गया है, और जो क्या है? टाउ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन गए हैं, और ये क्या है? एबी प्लेक्स बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए हेल्दी ब्रेन है, ये हेल्दी ब्रेन का साइज था, ये जो बाहर डॉटेड बनाया गया है ये हेल्दी ब्रेन का साइज था, लेकिन जो इंसान का दिमाग है वो कितना हो गया? श्रंक हो गया, सिकुड़ गया है, और उनमें क्या मिल रहे हैं? डिपॉजिशंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डिपॉजिशंस मिल रहे हैं, राइट। प्लैक्स बन रहे हैं ब्रेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब स्किज़ोफ्रेनिया पे आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है? कॉजेज जेनेटिक फैक्टर्स होंगे कि फैमिली में रन करता है इसलिए हो सकता है। ब्रेन डिसफंक्शन भी हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइंडिंग्स में बताया गया है कि जो कुछ वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, हमारे 4 वेंट्रिकल्स अगर आपको याद हो, फर्स्ट एंड सेकेंड पैड होते हैं जो वेंट्रिकुलर फोरामेन से जुड़े हुए होते हैं, फिर नीचे थर्ड होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। याद आया? तो क्या होता है? सम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर लार्जर इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स दैन इन अदर पर्सन्स एंड दिस इंक्रीज साइज में प्रोड्यूस एबनॉर्मलिटीज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कुछ जो है वेंट्रिकल्स वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। बायोकेमिकल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि ड्रग्स जो कि क्या बढ़ाते हैं? डोपामीन बढ़ाते हैं, एक्टिविटी इन द ब्रेन टेंड टू इंटेंसिफाई स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स, ये भी बढ़ा सकते हैं, राइट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि जो लोग वापस रिलैप्स से गुजर रहे हैं आर मोर लाइकली टू सफ़र रिलैप्स, जिनमें क्या है? फैमिलीज इंगेज इन हार्श क्रिटिसिज्म, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो क्या होगा? आप भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया में आ सकते हो। सिम्टम्स क्या है? कैरेक्टराइज बाय हैल्यूसिनेशंस, चीज़ होगी नहीं, दिखे फिर भी आपको देखेगी, कोई कुछ बोल नहीं रहा फिर भी आपको सुनाई देगा। वॉइसेस दैट आर नॉट रियली देयर, डिल्यूजन्स होंगे, बिलीव्स, ऐसे ऐसे ख्याल होंगे जिनके कोई सर पैर नहीं है, जो आपकी असलियत से मेल नहीं खाते। डिस्टर्बेंस होगी स्पीच में, बोलने में दिक्कत, डिसऑर्डर्ड थॉट प्रोसेसेस एंड डिसऑर्डर्ड बिहेवियर्स, ये सब आपके हो सकते हैं। इन सब का क्या, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये सारे लक्षण किसके हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के। तो ये कुछ आपकी बीमारियां हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पार्किंसन डिजीज़, विल्सन डिजीज़ एंड आपकी अल्जाइमर्स, राइट। ये 3 है जो नीट की बहुत ही पसंदीदा है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो इन 3 न्यूरल डिसऑर्डर्स को तो ज़रूर करके जाइएगा। साथ में रिसेप्टर्स भी पढ़ने हैं, रिसेप्टर्स पे भी क्वेश्चन आया है, इनफैक्ट 2019 का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एंड जो हमारी स्किन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, छोड़ के नहीं जाना है। तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस चैप्टर के PYQs के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में, जोर शोर से तैयारी करके आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।